बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप रखने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नाम देते हैं। ये आपने नॉमेनक्लेचर वाले चैप्टर में भी इसकी नॉमेनक्लेचर के रूल्स वगैरह डिस्कस कर लिए होंगे। तो यहाँ पे हमने इसके जनरल जो डिस्कस करने हैं, एक तो इसके कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हवाले से, दूसरा इसके डेरिवेटिव्स में जैसे ये अमाइड है, एस्टर है, एसिड हैलाइड है, एसिड एनहाइड्राइड है। ये चारों हैं हमारे सिलेबस में ना, तो इनको भी डिस्कस करेंगे, इनकी प्रेपरेशन और रिएक्शंस। तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट है प्रेपरेशन है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड अल्डिहाइड्स। ये आपने अल्डिहाइड वाले चैप्टर में और अल्कोहल वाले चैप्टर में भी हमने ये बात की थी। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो अल्डिहाइड है, और अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो यही वही रिएक्शन ही दोबारा उन्होंने यहाँ डिस्कस किया हुआ। दूसरा है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हमने चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर हमने ये रिएक्शन को डिस्कस किया था कि बेंजीन रिंग के ऊपर जब एरोमेटिक अगर ग्रुप ना हो, अल्काइल ग्रुप वगैरह ना हो, सिर्फ बेंजीन रिंग हो, तो हमने पढ़ा था कि KMnO4 का उस पर कोई एक्शन नहीं होता, ऑक्सीडेशन उसकी नहीं कर सकता। लेकिन अगर अल्काइल ग्रुप ऊपर मौजूद हो, जैसे ये टालोइन है, इथाइल ग्रुप हो गया, इथाइल हो गया, तो वो अल्काइल ग्रुप से फिर KMnO4 के साथ रिएक्शन हो जाता है, उसका कलर भी डिस्चार्ज हो जाता है KMnO4 का, और ये जो अल्काइल ग्रुप है वो कार्बोक्साइल ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो अच्छा, वहां पे भी यही मैंने बात जिक्र किया था, इसका यहाँ पे भी रिपीट कर लेते हैं कि ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि एरोमेटिक सिस्टम से जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप की ऑक्सीडेशन हो जाती है, लेकिन एक शर्त ये है कि जो बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ी कार्बन है, जैसे बेंजीली कार्बन आप कह रहे हैं, उसके पास एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अगर ऐसे सब्स्टिट्यूएंट आप लगा, जैसे ये अब CH2 CH3 है, इस CH2 की जगह आप दो मिथाइल और लगा दें हाइड्रोजन की जगह, तो अब कार्बन के पास फिर वो हाइड्रोजन नहीं रहेगी, तो वो उसके ऊपर KMnO4 का एक्शन नहीं होगा और वो ऐसे ही रहेगा, उसका रिएक्शन नहीं चलता। ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। ये MCQ के हवाले से या शॉर्ट क्वेश्चन या कन्वर्जन के हवाले से पॉइंट हो तो। ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये अल्कीन के चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि KMnO4 के साथ अल्कीन रिएक्शन करती है और ग्लाइकोल बना देती है, ये तो OH ग्रुप बेसिनल पोजीशन पे एक इधर और एक इधर आ जाता है। लेकिन जब आप हीट करेंगे तो वो फिर सिंगल बॉन्ड टूट जाता है, और वो जो अल्कोहल बनती है वो मजीद ऑक्सीडाइज होकर अल्डिहाइड और अल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं यानी क्लीवेज है ना, हाई टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे करें, कोल्ड स्टेट में करें तो सिर्फ OH ग्रुप आके अटैच होते हैं और डबल बॉन्ड सिंगल हो जाता है। और KMnO4 का कलर भी डिस्चार्ज हो जाता है। ये हमने रिएक्शन इस्तेमाल किया था डबल बॉन्ड की डिटेक्शन के लिए भी। लेकिन जब आप हीट देंगे, हाई टेम्परेचर देंगे, तो फिर वो का OH दो जो दो OH वाली जो है विसनल कार्बन है, दो कार्बन जिनके ऊपर OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, वो दोनों कार्बन जो है, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, और वो मजीद ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड और एसिड में फाइनल प्रोडक्ट में एसिड की शक्ल में मिल जाता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि एक कार्बन वाला एसिड हमें नहीं मिलता इसमें ना रिएक्शन में। वो पीछे आपने एल्कीन में भी जिक्र किया होगा कि एक ये अब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर वन पे ये जैसे ये 2 ब्यूटीन, अगर ये 1 ब्यूटीन होता तो एक तरफ 3 कार्बन होती, एक तरफ एक कार्बन, तो 3 कार्बन वाला आपको एसिड मिल जाना था। लेकिन एक कार्बन वाला एसिड नहीं, वो एक कार्बन वाला आपको CO2 की शक्ल में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की शक्ल में वो कार्बन मिलती है। तो आपने ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये जो आप ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कर रहे हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की और एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये आपकी एक कार्बन वाला एसिड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन जो है उनके ऊपर भी यही अप्लाई होता है कि वो भी पहले रूम टेम्परेचर पे कराएंगे तो OH OH
दो जुड़ जाएंगे इसमें। अब जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड है तो दो OH जुड़ेंगे तो डबल हो जाएगा, फिर दो OH और आएंगे तो वो सिंगल हो जाएगा। और वो OH और दो OH जो एक ही कार्बन पे हैं वो वाटर एलिमिनेट करके कार्बोनाइल में बदल जाता है, यानी कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये वाली जो ट्रिपल बॉन्ड वाली अल्काइन है वो कीटोन में चली जाएगी। और जब आप हीट करेंगे तो हीट करने से वो फिर टूट के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपने पढ़ा था, कीटोन की जो है ऑक्सीडेशन उसकी हो सकती है मजीद, और लेकिन थोड़ा टफ होता है, हाई कंडीशन चाहिए होती है, फिर जाके वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन लिखा है कि ये सिंथेटिक पर्पस के लिए ये रिएक्शन यूजफुल नहीं है। ऐसे सारे रिएक्शन जिनमें आपके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हो तो वो सारे के सारे जो रिएक्शंस हैं वो सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहने के यूजफुल नहीं होते। सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से सिंथेटिकली यूजफुल वही रिएक्शन होता है जो आपको एक प्रोडक्ट दे रहा हो, या एक से ज्यादा दे रहा है, दो दे रहा है, तो इस तरह दे रहा है कि उसको सेपरेट करना हमारे लिए आसान है कि एक इनसॉल्युबल है एक सॉल्युबल है, तो इनसॉल्युबल को फिल्टर करके हम अलग कर लें, तो इस तरह की रिएक्शन जो है वो सिंथेटिकली फेवरेबल होते हैं। लेकिन ऐसे रिएक्शन हो कि जो इकट्ठी हो, वो आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके या इसमें काफी ज्यादा स्टेप से गुजारने के बाद आपको सेपरेट करने पड़े, तो वो फिर सिंथेटिकली फेवरेबल नहीं रहते। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स, आयोडोफार्म का टेस्ट आपने पढ़ा था, ये वही रिएक्शन को यहाँ पे जिक्र कर रहा है। ये आयोडीन से रिएक्शन कराया था सोडियम बेस की मौजूदगी में, तो वो CH3 आयोडोफार्म बन गया था, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट था उसका ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया था। तो यहाँ वही जिक्र कर रहा है, यहाँ जर्नल उसने लिखा है कि आप आयोडीन या ब्रोमीन या क्लोरीन उसको यूज करके ये प्रोडक्ट आप हासिल कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल जाएगा। बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, नाइट्राइल हम कहते हैं ना साइनो ग्रुप जो होता है ना साइनाइड वाला, तो उस वो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद हो तो उस क्लास को हम नाइट्राइल का नाम दिया जाता है। तो नाइट्राइल बनाते कैसे हैं कि अल्काइल हैलाइड को आप एक्वस KCN या एक्वस NaCN, एक्वस पोटेशियम साइनाइड या एक्वस सोडियम साइनाइड से रिएक्शन करवाएं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होके हैलोजन को रिप्लेस कर देगा ये, और साइनाइड आपको मिल जाएगा। उस साइनाइड की आप हाइड्रोलिसिस करें, एसिड कैटालाइज भी होती है बेस कैटालाइज भी होती है, दोनों में से कोई भी अप्लाई करके हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको एसिड मिल जाएगा। और जो ना इसमें साइनाइड में जो नाइट्रोजन है वो आपकी अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, जो एसिड की वजह से अमोनियम साल्ट बना देती है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो एक पॉइंट ये भी नोटेबल है कि आपकी जो अल्काइल एड थी उसमें कार्बन थी थोड़ी, और एसिड में जो कार्बन है वो एक ज्यादा कार्बन हो चुकी है। यानी आप कह सकते हैं कि हमने अगर कार्बन को इंक्रीज करना हो, नंबर ऑफ कार्बन को कंपाउंड में, तो हम उसको साइनाइड से रिएक्शन करवा के तो फिर उसको कार्बन को इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो आपके पास साइनाइड है उसकी हाइड्रोलिसिस जो आप कर रहे हैं वो एसिड कैटालाइज हो तो ये एसिड और अमोनियम, और बेस कैटालाइज करते हैं तो फिर आपको वो एसिड जो है वो जाहिर बात है एसिडिक फॉर्म में नहीं बल्कि साल्ट की फॉर्म में मिलेगा, बेस की वजह से उसका साल्ट बना होगा, और अमोनिया गैस वैसे ही न्यूट्रल मिल जाएगी। हाँ, अगर इसमें आप H एसिड ऐड करेंगे तो फिर आपको वो साल्ट फॉर्म जो थी वो एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मिल जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म क्या है जी, ये दिया हुआ आपने, ये करना भी है पेपर के हवाले से हाइड्रोलिसिस का। एसिड कैटालाइज हो तो आपको पता है नाइट्रोजन ये लोन पे रखने वाली है, तो लोन पेयर प्रोटॉन को टेक कर लेगी, NH प्लस हो जाएगा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है कार्बन के साथ। यानी ये ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आके उसे लोन पेयर उसका वापस कर दें तो फिर कार्बन के ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। वाटर न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करते हुए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो ऑक्सीजन आके इस कार्बन पे अटैक करेगी, प्लस चार्ज वाले के साथ अटैच हो जाएगी, तो ये शक्ल बन जाएगी। अब ये जो नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर है वो यहाँ से साथ पर OH2 में से एक हाइड्रोजन ले लेगा तो NH2 बन जाएगा। ये वाली शक्ल ना जो आई इसने वह शो किया, एक दफा H प्लस को निकाल दिया, ऊपर से OH रह गया, और फिर H प्लस एक और लेके आया तो इसको NH2 बना दिया। तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी आ सकते हैं कि इस NH को ही यहाँ से H एक अटैक करवा दें, तो अगला स्टेप आपका यही बन जाएगा, NH2 प्लस हो जाएगा और OH न्यूट्रल हो जाएगा।
फिर ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर आके डबल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, इस फॉर्म में आप कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से ये O के साथ जो H है, ये अगर H यहाँ से निकाल लिया जाए, जो आपने एसिड शुरू में लिया था उसका माइनस पार्ट आके यहाँ से H ले जाता है, या वाटर ये H ले जाता है, तो आपकी ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगी, तो ये एक अमाइड बन जाएगा। अमाइड फिर आगे कन्वर्ट होता है एसिड में, वो कैसे होता है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ठीक हो गया। तो वो लोन पेयर एसिड उसे मिले, एसिड हम कैटालाइज हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं ना, तो H प्लस आयन से वो लेके तो OH प्लस और NH2 बन जाएगी। ये ऊपर जो पीछे बना हुआ था वही वाली शक्ल दोबारा बनाई। ये सिर्फ उसने बताया कि अमाइड पहले बनता है और फिर हम आगे मूव करते हैं, लेकिन अगर आप ये ना बताना चाहें तो आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं। इस स्टेप से ये जो वाला था NH वाला, यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ आ जाए कि इसी का प्रोटॉन इसको दे के यहाँ आ जाए, और फिर यहाँ से आप इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, या ये देखें वही फॉर्म दोबारा उसने बना दिए, ठीक हो। ये जिसमें कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो ये यही वाली फॉर्म है, जब ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा NH2 न्यूट्रल करेंगे तो कार्बन के ऊपर प्लस आ जाएगा, ठीक हो गया। या पहले आप इसको ये बना लें, डबल बॉन्ड OH बना लें, और फिर अगले स्टेप में C को प्लस दे दें, फिर वाटर के ऑक्सीजन का लोन पेयर का अटैक इस कार्बन के ऊपर करवाएं, ठीक होगा। अब यहाँ से फिर ये NH2 एक हाइड्रोजन ले लेगा तो NH3 प्लस हो जाएगा, और OH न्यूट्रल हो जाएगा, ऊपर भी OH न्यूट्रल हो गया। अच्छा, अब NH3 प्लस जो है वो क्या करता है कि ऊपर दोनों ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन से आप लोन पेयर को नीचे लाएं, डबल बॉन्ड बनाएं, तो अमोनिया जो कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन चुका है वो इजीली रिमूव हो जाता है, NH3 निकल जाएगा, पीछे ये वाली शक्ल बनेगी। उसमें से एक हाइड्रोजन आप वापस कर देंगे जो भी आपने एसिड से ली थी, तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अगर बेस कैटालिसिस करवाते हैं तो OH माइनस आके पहले से इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करके ये वाली फॉर्म बना देगा, ये पानी से H प्लस लेके NH हो जाएगा, तो OH जो इसने अभी लिया था वो वापस कर देगा कैटलिस्ट, ठीक हो गया, और ये NH हो गया। ये NH आपकी ये वाली शक्ल बन चुकी, ये वाली ना जो एसिड में आपने बनाई थी। उसके बाद फिर बेस आएगी, वो यहाँ से H ले जाएगी, तो डबल बॉन्ड बना के अमाइड फॉर्म में, ये अमाइड जो बना था वो वाली फॉर्म बन जाती, ठीक हो गया। फिर वो OH माइनस आता है, वो कार्बोनाइल पे अटैक करता है, अटैक करके करेगा तो डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और O के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक हो गया, और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। C के साथ OH आ गया, और उधर वो C डबल बॉन्ड O जो है वो सिंगल होके O माइनस में चला गया, और NH2 साथ वैसे ही मौजूद है, ठीक हो गए। अच्छा, ये एक बेस मालिक्यूल आपने अटैक करवाया तो ये फॉर्म है। दूसरा बेस का मालिक्यूल आया, उसने आके यहाँ से एक प्रोटॉन ले लिया तो वो माइनस हो गया। अगर आप ये ना भी करें, इसने वैसे यह देख यहाँ अगले स्टेप में NH3 को निकाला है, और निकाला कैसे कि NH2 ने पानी से H प्लस लेके NH3 बनाया। आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इसी के ये नाइट्रोजन के लोन पेयर को ये H प्रोटॉन दे दें, वो NH3 बन जाएगा, ठीक हो गया। उधर से O माइनस को वापस लाए और NH3 को बाहर निकाल दें, तो आप इस शक्ल पे पहुंच जाएंगे, RC डबल बॉन्ड O माइनस हो चुका होगा, और साथ NH3 प्लस जो अमोनिया बन के निकल चुकी होगी, ठीक हो गया। और फिर उसमें जब आप एसिड डालेंगे तो एसिड की फॉर्म में आपको एसिड कार्बोक्साइल ग्रुप मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आप देखें कि ये वाला जो हाइड्रोलिसिस वाला काम है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड पे तो फिट है, वो बड़ी आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आप टर्शरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो वो साइनाइड आयन जब आते हैं तो वो ब्रोमाइड अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन का स्टेप करवा देते हैं सब्स्टिट्यूशन की बजाय, तो साइनाइड वहाँ के नहीं अटैच होता बल्कि वो बीटा हाइड्रोजन को ले जाता है और डबल बॉन्ड यानी अल्कीन आपको बना के दे देता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ये जो साइनाइड बना के एसिड बनाने वाला काम है, ये सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स पे फिट होगा, टर्शरी पे नहीं होगा। कार्बोनेशन ऑफ गिग्ना रीजन, ये हमने अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में गिग्ना रीजन का CO2 के साथ रिएक्शन डिस्कस किया था जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिला था, ये वही वाला रिएक्शन है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में 2-3 पॉइंट मेन है। एक तो ये कि कार्बोक्साइल ग्रुप जो है वो पोलर होता है, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के हल हो जाता है, लेकिन चूंकि इसमें R एक नॉन पोलर पार्ट भी है, तो नॉन पोलर पार्ट की वजह से छोटे कार्बोक्साइल ग्रुप तो बड़ी आसानी से हल हो जाते हैं,
जैसे जैसे आर ग्रुप बड़ा होता जाता है तो सॉल्युबिलिटी भी कम होती जाती है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऐड करें तो वहां पे ये आपस में दो दो यूनिट इकट्ठे जुड़ के इस तरह पाए जाते हैं, यानी डाइमर की फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे ये आपको नजर आ रहा है ना कि एक का कार्बोक्साइल ग्रुप की ऑक्सीजन दूसरे की हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के इस तरह डाइमर का यूनिट बना लेती है। ठीक हो गया। इसके ऊपर एमसीक्यू भी एक दो दफा ऐसे आए हुए हैं कि जैसे उसने पूछा कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका कार्बोक्साइल वाटर में डाल के इसका एज ए सल्यूट वाटर वाटर को सॉल्वेंट लें और इसको सल्यूट लें और फिर इसका हम बॉइलिंग पॉइंट नोट करें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट नोट करते हुए सल्यूट का मोलर मास निकालें तो वो सिंगल निकलती है। लेकिन अगर बेंजीन में डाल के फिर करें तो डबल निकलती है, क्योंकि वो डाइमर की फॉर्म में पाया जाता है इसलिए डबल आती है। ठीक है, ये इस पे एमसीक्यू शॉर्ट हो सकते हैं। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिडिक स्ट्रेंथ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपको पता है पानी में आयनाइज होता है तो कार्बोक्सिलेट आयन और H+ आयन देता है। के लिखे तो इस फॉर्म में के और पीके की बात आप पहले कर चुके हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उसकी के की वैल्यू बड़ी होती है और जो वीक एसिड होते हैं उनकी के की वैल्यू छोटी होती है। और पीके वैल्यू इसका उल्ट होती है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए के तो बड़ा है लेकिन पीके छोटा है, और जो वीक एसिड उसके लिए के जो है वो छोटा है और पीके की वैल्यू उसके लिए बड़ी होती है। एक तो ये जनरल बात होगी। दूसरा, अब कार्बोक्सिलिक एसिड इतना एसिडिक क्यों है, पानी की अल्कोहल से हम ज्यादातर इसको कंपैरिजन देते हैं तो अल्कोहल की निस्बत से ये ज्यादा एसिडिक क्यों हो जाता है, तो उसका आप आंसर दे रहे हैं कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर एसिडिक फॉर्म में ही हो तो भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रखता है इस फॉर्म में, और अगर वो कार्बोक्सिलेट आयन बना ले तो भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रखता है। लेकिन कार्बोक्साइलेट आयन जो है वो दोनों दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसे हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में दो हैं वो एक जैसे नहीं है, एक भी बिल्कुल न्यूट्रल है और एक में प्लस और माइनस चार्जेस की सेपरेशन पाई जा रही है। अब रेजोनेंस के रूल्स आपने पढ़े उसके मुताबिक आपको पता है ये जो चार्जेस की सेपरेशन जिसमें पाई जा रही हो वो उतनी स्टेबल फॉर्म नहीं होती, वो इतनी स्टेबिलिटी नहीं दे रहा होता। तो इस वजह से हम कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए वो बड़ी आसानी से बन भी जाता है और एसिड जो है वो H+ आयन लूज करके उस फॉर्म में चला जाता है, इसलिए ज्यादा एसिडिक हो गया। लेकिन अल्कोहल की अब बात करें तो अल्कोहल में ऐसा नहीं होता, उसकी ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस चार्ज आता है वो ना अल्कोहल के अंदर कोई रेजोनेंस है ना उसके अल्क ऑक्साइड के अंदर कोई रेजोनेंस पाई जाती है, इसलिए वो वीक एसिड होता है। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ये आपने शुरू वाले बेसिक कंसेप्ट्स वाले चैप्टर में ये बात की थी एसिडिटी वगैरह के हवाले से। इंडक्टिव फैक्ट के अंडर आपने जिक्र किया था कि सर एसिडिटी एक एसिटिक एसिड होता है लेकिन उसके साथ अगर फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अटैच हो जाए तो फिर उसकी एसिडिटी जो होती है उसको वो बढ़ा देते हैं अपने इंडक्टिव फैक्ट की वजह से, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग जो इफेक्ट है उसकी वजह से। तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि कम है इसने इतनी ज्यादा एसिडिटी नहीं बढ़ाई उसकी, लेकिन जो ब्रोमीन उससे ज्यादा एसिडिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन उससे ज्यादा, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, तो इसलिए इसकी एसिडिटी भी सबसे ज्यादा है। पीके में जिसकी पीके वैल्यू सबसे छोटी होती है वो एसिडिटी में वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक हो गए। इसी तरह अगर एक क्लोरीन है, दो हुई तो और ज्यादा एसिडिक, तीन होगी तो और ज्यादा एसिडिक है। इंडक्टिव फैट जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना उसके लिए H+ आयन लूज करना आसान होता जाएगा। दूसरा है एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के ऊपर सब्स्टिट्यूशन करें, अब उसमें भी दो तरह की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या विदड्राइंग ग्रुप दो लग सकते हैं। विदड्राइंग ग्रुप की बात करें तो इसने ऑर्डर ये दिया हुआ है कि बेंजोइक एसिड की एसिडिटी 4.2 है, लेकिन अगर नाइट्रो ग्रुप लग जाए तो एसिडिटी ज्यादा हो जाती है। आर्थो मेटा पैरा जहां भी लगे बेंजोइक एसिड से वो ज्यादा एसिडिक है। अब आर्थो मेटा पैरा को कंपैरिजन करें आप तो उसमें आपने डिस्कस किया था कि सर आर्थो और जो पैरा है ना, तो देखा यहाँ पे आर्थो वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है। उसकी वजह ये है कि आर्थो में वो कार्बोक्साइल ग्रुप के बिल्कुल करीब है तो उसका जो रेजोनेंस इफेक्ट में भी वो
उसको स्टेबल कर रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन जो है उसको उसकी रेजोनेंस को भी स्टेबल कर रहा है, नंबर एक। नंबर दो पे वो इंडक्टिव फैक्ट के तहत भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है अपनी तरफ, जिसकी वजह से कार्बोक्साइल ग्रुप से H को निकल जाना आसान हो गया। आर्थो वाला ना करीब है उसके। अच्छा, पैरा वाला, मेटा वाला थोड़ा दूर है, पैरा वाला सबसे दूर है। ठीक हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें तो पैरा वाला जो है वो ज्यादा एसिडिक है, और जो मेटा वाला है वो कम एसिडिक है। उसकी वजह क्या है कि पैरा वाला जो है, पैरा पे जो नाइट्रोजन, तो पैरा का इफेक्ट है ना डायरेक्ट रेजोनेंस के अंदर वो इन्वॉल्व होता है। आर्थो और पैरा वाले डायरेक्ट रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो के तो उसको वो कार्बोक्साइल ग्रुप जो है, उस कार्बोक्सिलेट आयन जो बनता है उसको स्टेबलाइज भी कर रहे होते हैं। और मेटा चूंकि रेजोनेंस में वाले साइड पे नहीं आता, तो वो मेटा पोजीशन पे होने की वजह से सिर्फ इंडक्टिव फैक्ट ही शो कर रहा होता है, रेजोनेंस में वो इन्वॉल्व नहीं होता। इस वजह से उसकी वजह से एसिडिटी इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक हो गई। उसके बाद क्लोरो की बात करें तो रेजोनेंस इफेक्ट के तहत उसने लिखा है कि मेटा क्लोरो ज्यादा एसिडिक है पैरा की निस्बत से, और वो ज्यादा एसिडिक है, सॉरी, वो पीके वैल्यू बल्कि इसकी 2.92 जो है वो ज्यादा है ना, तो आर्थो क्लोरोबेंजिक एसिड ज्यादा एसिडिक हो गया। अच्छा, आर्थो इसलिए ज्यादा है कि वो बिल्कुल करीब हो गया, उसका इंडक्टिव फैक्ट जो है उसके तहत वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने वाला बना हुआ है। रेजोनेंस के भी इफेक्ट शो कर रहा है वो, रेजोनेंस के तहत वो स्टेबलाइज कर रहा है, और इंडक्टिवली भी वो उसको कार्बोक्साइल ग्रुप की H को लूज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इसकी एसिडिटी जो है वो आर्थो की ज्यादा है। अब बात आती है मेटा और पैरा की, तो पैरा की ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि रेजन जिस तरह वो नाइट्रो में आपने बात की, लेकिन चूंकि क्लोरो का रेजोनेंस इफेक्ट भी है, लोन पेयर को वो रिंग की तरफ भेज के, तो उसमें वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी बनता है, आपको पता होगा। क्लोरो ना वो आर्थो और पैरा पोजिशन के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना शुरू कर देता है। ठीक हो गया। तो जिसकी वजह से फिर वो अगर वो कार्बोक्साइल ग्रुप की पैरा पोजिशन पे जुड़ा हुआ है, तो पैरा का मतलब ये है कि वो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा। ठीक होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये है कि वो कार्बोक्साइल ग्रुप के लिए H+ लूज होना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसकी एसिडिटी जो है वो कम हो गई। और मेटा की इसलिए ज्यादा है कि रेजोनेंस का इफेक्ट तो इतना हुआ ना, क्योंकि आर्थो और पैरा पोजीशन पे होता तो डायरेक्ट रेजोनेंस का इफेक्ट होता। तो मेटा पे वो इंडक्टिव फैक्ट उसका जो है वही उसमें आम काम कर रहा है, इस वजह से इसकी एसिडिटी जो है वो पैरा की निस्बत से थोड़ी ज्यादा। आर्थो वाला का तो इंडक्टिव फैक्ट बिल्कुल 7 होने की वजह से ज्यादा था ना, इसलिए वो टू रेजोनेंस में वो रेजोनेंस इफेक्ट में वो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन इंडक्टिव फैक्ट में वो इंक्रीज भी कर रहा है। तो रिजल्ट उसका ओवरऑल यही है कि वो एसिडिटी को बढ़ा रहा है। पैरा अब दूर हो चुका था, तो पैरा जो है वो अब इंडक्टिवली तो इतना इफेक्ट नहीं कर रहा था, रेजोनेंस में वो उसकी एसिडिटी को कम कर रहा था। ठीक है। और मेटा वाला इंडक्टिव फैक्ट सिर्फ शो करने की वजह से एसिडिटी को उसने बढ़ा दिया है पैरा की निस्बत से। ठीक। इसी तरह हाइड्रोक्सी ग्रुप, अब ये हाइड्रोक्सी अमाइनो या OR ग्रुप, ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इंडक्टिवली तो वो विदड्राइंग है, लेकिन रेजोनेंस में वो डोनेटिंग ग्रुप है, तो इनका हिसाब भी वही होगा जो क्लोरो वाला आपने किया। ये मेटा हाइड्रोक्सी जो है वो ज्यादा एसिडिक है, और पैरा वाला वो कम एसिडिक है। इसी तरह मेटा मिथॉक्सी वाला वो ज्यादा एसिडिक होगा, और पैरा मिथॉक्सी वाला वो कम एसिडिक हो जाएगी। ठीक हो गया। हाँ, और जो आर्थो वाला है उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि वो कार्बोक्सिलेट आयन को, जो OH ग्रुप है या NH2 ग्रुप है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में उसको स्टेबलाइज कर लेता है, इस वजह से इसकी एसिडिटी काफी ज्यादा हो जाती है आर्थो। रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में दो आपके, एक टाइप वो बनती है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो एसिड की निकले। तो एसिड बेस की रिएक्शन हमने पढ़े हैं, साल्ट वाटर, एसिड और बाइकार्बोनेट, या एसिड और कार्बोनेट के रिएक्शन पढ़े हैं, साल्ट वाटर और CO2 गैस बनती है। ये Na2CO3 होना चाहिए, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। अच्छा, और या फिर आपका वो डायरेक्ट मेटल के साथ रिएक्शन करें तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और साल्ट बन जाता है। तो एसिड वाले सारे रिएक्शन ये शो कर रहे होते हैं। दूसरा ये भी है कि इसका साल्ट अगर बना हो तो आप HCl एसिड उसमें ऐड कर दें,
तो वो इसको प्रोटॉन दे के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और NaCl का साल्ट जो है वो बन जाता है। यानी इनके साल्ट हो तो साल्ट से हम दोबारा एसिड हासिल कर सकते हैं जब हम उसको डाइल्यूट मिनरल एसिड्स के साथ HCl या H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें दोबारा एसिड वापस मिल जाते हैं। दूसरे टाइप की वो रिएक्शन है जिसमें OH ग्रुप, कार्बोनाइल तो अपनी जगह कायम रहता है, OH ग्रुप जो है वो निकल जाता है, उसकी जगह कोई और चीज ग्रुप आके अटैच हो जाता है। इन्हीं किस्म की सब्स्टिट्यूशन हो रही है, कार्बोनाइल की जगह पे के साथ जो है वो जुड़े हुए OH को निकाल दिया जाता है और उसकी जगह कोई और ग्रुप आके अटैच हो जाता है, तो उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, जैसे इसे न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन का नाम दिया। अच्छा, जनरल मैकेनिज्म ये कि ये सारे एसिड कैटालाइज ही हैं अमूमन ना, क्योंकि H प्लस आके कार्बन जो कार्बोनाइल एसिड वाला कार्बोनाइल है उसकी इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को बढ़ा देता है। ये रेजोनेंस के तहत देखें ना, कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाता है, तो इस इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ाने की वजह से न्यूक्लियोफाइल के लिए आसान हो जाता है कि इसके ऊपर अटैक करे, और OH जो होता है वो इस ऊपर वाले OH से हाइड्रोजन लेके वाटर बना के निकल जाता है और कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड दोबारा वापस रीजनरेट हो जाता है। ठीक हो गया? तो ये ओवरऑल एक जनरल रिएक्शन है। अब इसके अंदर कौन कौन से रिएक्शन आते हैं, एक तो एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन, थायोनाइल क्लोराइड है, PCl3 PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएं तो एसिड हैलाइड्स बन गए। अच्छा, ये बिल्कुल उसी तरह रिएक्शन है जैसे आपने अल्कोहल के साथ भी बात पढ़े थे ना, तो वहां फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ आर, वहां ROH था, या R के बाद कार्बोनाइल और फिर OH है, तो प्रोडक्ट में वहां आपको RCl अल्काइल हैलाइड मिलता था, यहाँ पे R कार्बोनाइल और फिर Cl मिल रहा है, तो मैकेनिज्म भी सेम है राउंड अबाउट, और आपके जो है वो प्रोडक्ट जो है वो भी सारे सेम ही है, बाय प्रोडक्ट भी तो बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, सिर्फ ये मेन प्रोडक्ट में थोड़ा फर्क आ रहा है स्ट्रक्चर की वजह से। अमाइड फॉर्मेशन, एसिड को अमोनिया से रिएक्शन करवाएं तो पहले आपको पता अमोनिया जो है वो H प्लस से मिलके अमोनियम साल्ट बना देगी, फिर आप हीट करेंगे तो अमाइड प्लस वाटर बन जाता है। ये बिल्कुल सेम उसी तरह का पैटर्न है रिएक्शन का, आप देखें ना, तो जैसे अभी ये देखें ना, यहाँ पे अमो NH2 एन न्यूक्लियोफाइल आके ने कार्बोनाइल पे अटैक किया, तो बिल्कुल वही पार्ट कि नाइट्रोजन का लोन पेयर आके कार्बन पे अटैक करता है तो वो अमोनियम NH3 प्लस बन जाता है। तो ये जो OH ये साथ मौजूद है वो एक H उससे ले लेता है, NH3 से एक H ले लेता है, OH और H लिया तो वाटर बन के निकल गया। ठीक होगा, पीछे NH2 रह गया कार्बोनाइल के साथ, C डबल बॉन्ड हो साथ वैसे ही मौजूद है, तो अमाइड इस तरह आपके पास बन जाता है। एस्टर फॉर्मेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से रिएक्शन, ये आपने अल्कोहल वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, एस्टर प्लस वाटर बन जाता है, मैकेनिज्म भी हमने डिस्कस किया था। एसिड एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, ये नया रिएक्शन है यहाँ पे, लेकिन ये बिल्कुल उसी पैटर्न से ही चल रहा है। ये एसिड हैलाइड है, उसका आप रिएक्शन करवा रहे हैं एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, तो डिस्टिलेशन यानी डिस्टिलेशन करनी पड़ती ना, फिर उससे हमें वो डिस्टिलेशन का मतलब हाई टेम्परेचर भी दिया है, और फिर दो लिक्विड के मिक्स आपको प्रोडक्ट मिले हैं एक से ज्यादा, उनमें से एक अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आपको अलग मिल जाएगा, दूसरा अलग मिल जाएगा। अब जहाँ से देखें बेंजिक एसिड था, एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाया तो बेंजिक एनहाइड्राइड बन गया है, और जो आपका एस्टिक जो एनहाइड्राइड था वो एस्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ये एक किस्म का कह लें डिहाइड्रेशन, एनहाइड्राइड जो है ना वो डिहाइड्रेशन के तौर पे इस्तेमाल, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है ना, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे ये काम कर रहा है। इसने यहाँ से दो बेंजोइक एसिड थे उनमें से एक से OH ले लिया, एक से H ले लिया, और दो को इकट्ठा करके एनहाइड्राइड बना दिया। ठीक हो गया, एक से H ले लिया एक से OH ले लिया, वाटर बन के वो अलग हो गया और एनहाइड्राइड जो है वो सेम आ गया। इसको मैं आपको शो भी कर देते हैं। ठीक हो गई, देखिए ना, ये बेंजिक एसिड अगर हो तो ये
ठीक है, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। अच्छा, इसी तरह का दूसरा मालिक्यूल ले लेते हैं, कार्बोक्सिल, एक और ना, बेंजीन, और उसके साथ भी इसी तरह का अटैच कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको इस तरह फैला लें, HOH ऐसे कर लें, तो होगा क्या, जब वाटर बनता है तो उसमें फिर आपके पास ये ना इस तरह, ये H और OH वाटर बन के निकल गया, ये ऑक्सीजन इन दो कार्बोनाइल के दरमियान में कॉमन हो गई। ठीक है, बेंजीन, CO, एक ऑक्सीजन कॉमन, और फिर वही बेंजीन, इसको इसी को उसने ऐसे लिखा ना, ये बेंजीन CO दो हो गए, दो हो चुके थे और ऑक्सीजन उन दोनों में कॉमन थी, तो एनाडाइड ऐसे लिखा। तो एनाड्राइड ने आके दो में से वाटर को खींच लिया। अच्छा, वाटर आके एनाड्राइड पे अटैक करेगा इसके ऊपर, तो इसका दो हिस्से कर देगा, यानी इधर से तो निकला है ना वाटर, और इसने वाटर टेक किया है, जैसे आपने यहाँ देखा ना, इस इधर से वाटर निकला तो इकट्ठे हो गए। लेकिन अगर इसी को वाटर आप वापस करेंगे तो इसी तरह ये दो एसिड की शक्ल में अलग हो जाएंगे। तो ऐसे हुआ, इस एसिटिक एनहाइड्राइड ने इन बेंजोइक एसिड किया तो एनहाइड्राइड बना दिया, लेकिन निकलने वाला वाटर इसने खुद लेके खुद ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गए। ठीक हो गए। उसके बाद रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप, पूरे का पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप ही रिएक्शन में इन्वॉल्व हो, उसमें एक तो है डी कार्बोक्सिलेशन। ये आपने अल्केन वाले चैप्टर में पढ़ी थी कि सोडियम का साल्ट लेते थे, सोडा लाइम से रिएक्शन करवा के अल्केन आपने हासिल की थी, ये वही रिएक्शन आ जाएगा। कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस आपने अल्केन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि उससे आपने साल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस की थी, उससे आपको अल्केन मिली थी और कार्बोक्सिल ग्रुप पूरे का पूरा रिमूव हो गया था। तीसरा आपने हॉन्स डाइकर रिएक्शन, ये भी आपने बात किया था, उसके अंदर अल्काइल हैलाइड वाले की प्रेपरेशन के में ना, रिएक्शन में ये बात हमने की थी कि सिल्वर साल्ट और कार्बोक्सिलेट लेते हैं और वहां से हम अल्काइल हैलाइड बनाते हैं, और उसमें से कार्बोक्सिल ग्रुप वगैरह CO2 की फॉर्म में निकल जाता है। ये मैकेनिज्म भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद है कोची रिएक्शन। ये रिएक्शन आपका कोची रिएक्शन यहीं यहीं पे आया, ये पहले इसका जिक्र नहीं था। अच्छा, ये बिल है वैसे ये होन्स डाइकर रिएक्शन की तरह, जैसे उसमें है आपको अल्काइल हैलाइड बना के दे रहा है एसिड से, एसिड का पहले सिल्वर साल्ट था, और बाकी हैलोजन सिलेक्शन करवा के आपको उसने अल्काइल हैलाइड दिया। तो ये कोची रिएक्शन भी कार्बोक्साइल ग्रुप पे रिएक्शन करके उसको अल्काइल हैलाइड में ही बदलता है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि होन्स डाइकर रिएक्शन जो है वो प्राइमरी अल्काइल है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बेहतर है, और जो कोची वाला है वो सेकेंडरी और टर्शरी जो अल्काइल है उनके लिए ये बेहतर रिजल्ट देता है। इसका तरीकेकार क्या है कि इसमें आप लेड टेट्राएसीटेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं लिथियम क्लोराइड या की मौजूदगी में, और फिर वो अल्काइल कार्बोक्सिल ग्रुप की जगह वही वाला हैलोजन जो लिथियम के साथ आपने लिया होगा, क्लोराइड या ब्रोमाइड, वही आके यहाँ अटैच हो जाता है, लिथियम का भी एसीटेट बन जाता है, लेड का भी एसीटेट, दो एसीटेट यहाँ से निकल जाते हैं तो लेड डाई एसीटेट रह जाता है, एक एसीटेट निकलता है जो यहाँ से आने वाले H+ से मिलके एसिटिक एसिड बना देता है, और दूसरा एसीटेट निकलता है जो लिथियम के साथ मिलके लिथियम एसीटेट बना देता है। यहाँ पे उसने उस लिथियम एसीटेट को और लेड के दो एसीटेट को ये इकट्ठा ही शो किया है, वो लिथियम लेड ट्राई एसीटेट की फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं, प्लस एसिटिक एसिड प्लस CO2, इस फॉर्म में भी शो किया जाता है रिएक्शन ना, इस तरह भी शो किया जाता है। इसका मैकेनिज्म अगर आपने एक नजर देखना हो तो वो भी देखते चलते हैं। अच्छा, इसमें आप देखें ना तो ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसकी ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है उसने लेड पे अटैक किया, टेट्रा एसीटेट जो था उसमें लेड पे अटैक किया, तो एक एसीटेट वहां से निकल गया, एसीटेट आयन की शक्ल में। वो एसीटेट आयन आता है तो ये चूंकि ऑक्सीजन जब लेड से जुड़ेगी तो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड की वजह से प्लस चार्ज हो जाएगा, वो एसीटेट आयन जो निकला था वो H+ लेके एसिटिक एसिड बना देगा, और आपका ये O जो है वो न्यूट्रल होके इस फॉर्म में आ जाएगा।
अगले स्टेप में जो लिथियम क्लोराइड आपने लिया था उसमें से क्लोराइड आयन आएगा न्यूक्लियोफाइल, वो लेड पे अटैक करेगा एक एसीटेट को और रिमूव कर देगा, जो लिथियम के साथ मिलके लिथियम एसीटेट बना लेगी। एक एस्टिक एसिड आपका प्रोडक्ट था, एक लिथियम एसीटेट का आपका प्रोडक्ट था, वो भी हो गए। अच्छा, तीसरे नंबर पे फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो क्लोराइड और ये जो आपका एसीटेट आयन इकट्ठे जुड़े हुए थे, ये आपस में इस तरह इस वे में निकलते हैं। ठीक है, मतलब ये बॉन्ड टूट गया, दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला टूट के इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, और उधर ऑक्सीजन और लेड वाला बॉन्ड टूट गया, उसका भी एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो ऑक्सीजन और क्लोरीन का बॉन्ड बन जाता है और लेड के दोनों इलेक्ट्रॉन उसके पास वापस आ जाते, तो ये लेड डाई एसीटेट बन के निकल जाता है और वो ऑक्सीजन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड बन के ये वाली शक्ल हमारे पास आ जाती है। अच्छा, इसको एक और तरीका भी शो करने का है कि सीएल का अटैक ऑक्सीजन पे करवा लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सीएल को ऑक्सीजन पे डायरेक्ट अटैच कर दें और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेड को वापस कर दें। जब वो वापस आएंगे तो एसीटेट भी एक निकल जाएगा वहां से। ठीक हो गए, तो ये वाला प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट भी इस तरह भी मिल जाता है। अच्छा, उसमें फिर ये होता है कि ये जो ऑक्सीजन और क्लोरीन वाला, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है क्लोरीन से, तो वो पार्शियल पहली पार्शियल माइनस थी, तो दोनों इलेक्ट्रॉन वो लेके इधर आती है, यहाँ डबल बॉन्ड बना के CO2 बना देती है। कार्बन और आर का बॉन्ड टूट जाता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन आर ले जाते हैं, आर माइनस जाके सीएल पे अटैक करता है, तो अल्काइल हैलाइड बन जाता है और CO2 गैस बन जाती है। तो आपके वो चारों बाई प्रोडक्ट, एक CO2 था, एक अल्काइल हैलाइड था, एक ये लिथियम एसीटेट था और एक एसिटिक एसिड था, वो चारों इस तरह बन जाते। ठीक हो गए। उसके बाद हमारे पास है डी कार्बोक्सिलेशन टू कीटोन्स। ये कीटोन की एसीटोन की प्रेपरेशन में हमने ये रिएक्शन डिस्कस किया था कि एसिटिक एसिड का कैल्शियम एसीटेट बना लें, फिर उसकी ड्राई डिस्टिलेशन करें तो एसीटोन हमें मिल जाती है। और रिडक्शन का रिएक्शन हमने पढ़े थे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, जो हमने एल्डिहाइड और कीटोन वगैरह के ऊपर भी इसको अप्लाई किया था, जो उसने हमें प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल बना के दी थी। तो अब ये है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये कार्बोक्साइल ग्रुप को भी रिड्यूस कर देता है और रिड्यूस करके उसको कार्बोक्सिलिक से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से अल्कोहल की फॉर्म में ले जाता है, अल्कोहल पे जाके रिएक्शन आपका स्टॉप हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, दो स्टेप है, एक आपका लिथियम एल्यूमिनेट ऐड और दूसरा आपका हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन ऐड भी करनी है आपने। ठीक है, तो फिर जाके वो रिएक्शन हमारा चलता है। ठीक है, ये लिखा है अंडर को रिडक्शन में लिथियम एल्यूमिनेट टू गिव प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन आर बाय सोडियम एंड अल्कोहल। यानी आप कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन करके उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करके रिडक्शन हम कर सकते हैं। पांचवें नंबर पे जी हेलोजिनेशन एट अल्फा कार्बन। अच्छा, कार्बोक्साइल ग्रुप आपने पीछे बात कर रहे थे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, उसकी वजह से इसके साथ वाली जो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन की जुड़ी हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है, H+ की फॉर्म में वो निकल सकती है ना, क्योंकि माइनस फॉर्म बनती है अगर, तो वो रेजोनेंस में स्टेबल हो जाएगी कार्बोक्साइल के साथ ना, इस इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप की वजह से ये वाली जो अल्फा कार्बन जुड़ी हाइड्रोजन वो एसिडिक, तो वो बड़ी आसानी से हम हेलोजन से रिप्लेस करके उस हाइड्रोजन को तो वहाँ हेलोजन अटैच कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिनसे आगे फिर बड़े मजीद हम प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इस रिएक्शन को बोलते हैं हेल वोल्हर्ड जेलेंस्काई रिएक्शन। इसका अगर आप मैकेनिज्म आप एक नज़र देख लें, सिलेबस में आपके नहीं ये पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन एक नज़र सिलेबस आप इसको देखें तो होता ये है कि जो फास्फोरस आप लेते हैं डायरेक्ट, ये जो डायरेक्ट आपने फास्फोरस लिया था ये, तो ब्रोमीन से मिलके वो हेलाइड्स बना देता है। हेलाइड्स फिर आगे रिएक्शन करता है, ये फास्फोरस का हेलाइड है, एसिड के साथ उसका इंटरेक्शन इस वे में हो रहा है कि ये डबल बॉन्ड इधर आके बन गया। ठीक है जी, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे आ गया, ऑक्सीजन ने फास्फोरस पे अटैक किया और Br वहां से निकल गया, Br-। ठीक हो गए, फिर Br- इस H को ले लेती है तो HBr बन जाता है। अच्छा, वही Br- आके फिर अटैक करती कार्बन वाले कार्बन पे और O को माइनस बना देती है। ठीक हो गया, वो वापस आता है तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट के फास्फोरस और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो जाता है और ब्रोमाइड आयन फिर वहां से रिमूव हो जाता है। ठीक हो गए,
तो नेक्स्ट टाइम में फिर ब्रोमाइड आयन आता है, आगे उस एसिडिक प्रोटॉन को अब वो निकाल रहा है, या भी ये इस एसाइल हैलाइड की वजह से भी वो एसिडिक ही नेचर में कार्बोनाइल होता है ना, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है, तो उस वजह से एसिडिक है, तो Br माइनस आगे H प्लस को ले जाता है, तो वो वहां के डबल बॉन्ड बना, इसको इनोलाइजेशन भी कहते हैं ना, इनोल बन गया ना, डबल बॉन्ड इन भी है और ओल भी है, अल्कोहल भी है, तो इनोलाइजेशन का नाम दे रही है। ये फिर डबल बॉन्ड ब्रोमीन का मॉलिक्यूल भी आपने लिया हुआ था, उसके साथ उसका अटैच होता है, एक ब्रोमीन आके यहाँ जुड़ जाती है आर के साथ वाली कार्बन पे, यानी अल्फा कार्बन पे, और Br माइनस वहां से निकल जाता है। ठीक हो गए। फिर OH2 अब ये है बना एसिड हैलाइड, हैलाइड आपका आ गया, हैलाइड को फिर एसिड में बदल दिया जाता है, पानी जो है उसकी ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करती है, कार्बोनाइल पे अटैक करती है, वो O माइनस बनता है, वो H प्लस लेके OH हो जाता है, इधर भी OH हो गया, फिर वो जो बेस है या वो Br माइनस है वो आके H को ले जाएगी, तो ये डबल बॉन्ड वापस होगा, तो Br माइनस यहाँ से निकल जाएगा, तो एसिड आपका रीजनरेट हो जाता है। तो ये इसका मैकेनिज्म बनता है इस अल्फा हेलो कार्बन फॉर्मेशन का। अच्छा, इस अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या क्या एप्लीकेशन है, ये ऐसे समझे कि एक अल्काइल हैलाइड है। अब अल्काइल हैलाइड के आपने रिएक्शन पढ़े थे कि एक्वस KOH से करा लें या एक्वस NaOH से करा लें, तो वो OH ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी और ये मेरे पास एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बन जाएगा। अच्छा, इसी को अगर आप अमोनिया से कराएंगे तो अल्काइल अमीन आपके पास आ जाएगी। इसी को अगर आप साइनाइड से कराएंगे तो अल्काइल साइनाइड आ जाएगा, जिसकी हाइड्रोलिसिस करके हम दोबारा एक और एसिड ग्रुप उसको बदल सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन अगर अल्कोहलिक एसिड से करवाएंगे तो, और इसके साथ में ये अल्फा है ना कार्बन, इसके साथ में बीटा कार्बन पे बीटा हाइड्रोजन भी मौजूद होगी, तो फिर वो अल्कोहलिक एसिड आपको पता है एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता था, तो एलिमिनेशन हो जाएगी और आपको डबल बॉन्ड यहाँ पे मिल जाएगा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड आपने हासिल करना हो तो इस रिएक्शन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर में जैसे एक कन्वर्जन आपको देता है, कोई एसिड दे दे, जैसे 1 2 3 प्रोपानोइक एसिड है, और प्रोपानोइक एसिड से आपको कहे कि आप बना दें 1 2 3 वन, ये 1 हो जाएगा ना, मतलब 1 2 3 2 प्रोपीनोइक एसिड बना दें। ठीक है, कि अल्कीन वाला अल्फा बीटान से जो प्रोपानोइक एसिड बना दे, तो आप फिर क्या करेंगे कि पहले उसको, उस प्रोपानोइक एसिड को ब्रोमीन सिलेक्शन करवा के अल्फा ब्रोमो में बदलेंगे, फिर उसको साइनाइड से करा के सियानो में लाएंगे, फिर उसको बल्कि नहीं, ब्रोमो में बदल के फिर आप उसको डायरेक्ट अल्कोहलिक की सिलेक्शन करवा देंगे, तो एलिमिनेशन हो जाएगी, तो डबल बॉन्ड आपका जनरेट हो जाएगा। 2 स्टेप में आपका ये रिएक्शन हो जाता है। रिंग रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एरो, ये इसमें बेंजीन रिंग पे है ना, आपको पता है कार्बोक्सिल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग कैटेगरी के, यानी मेटा डायरेक्टिंग है, तो जितने भी ग्रुप्स और इलेक्ट्रोफाइल आएंगे उनको ये मेटा पोजीशन पे भेजेगा। जैसे नाइट्रेशन में मेटा पे नाइट्रो को भेज दिया, हेलोजिनेशन में मेटा पे क्लोरो को भेज दिया। डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को आप देखें, तो ये बल्कि इसको अगले लेक्चर में कर लेते हैं, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड आप यहीं तक रखते हैं।